तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले लेक्चर पर। बट आप लोग से एक बात बता दें कि पिछले लेक्चर हमारा 15 मिनट का क्यों बना था। पिछला लेक्चर जो हमारा 15 मिनट का इसलिए बना था, हम वीडियो बनाए थे पूरे 45 से 1 घंटे का वीडियो बनाए थे। लेकिन हुआ ये था कि हमारे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था। कब फुल हुआ था? जब हम वीडियो बना रहे थे तो 15 मिनट या 14 मिनट का जब वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसके बाद मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, जिसकी वजह से जो हुआ था मेरा फ़ोन पॉज हो गया था, रुक गया था। तो उसके बाद से मैं जो भी वीडियो बनाया था 15 मिनट के बाद जो भी बोला था बोर्ड पे लिखा था वो एक भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। इसलिए मैं 15 मिनट का वीडियो अपलोड किया था। लेकिन उस 15 मिनट के वीडियो में हम लोग आपसे बताया था कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, उसको हम लोग काफ़ी शानदार तरीके से जान लिए थे। अब हमको जानना ये था कि पार्श्विक विस्थापन जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। और पार्श्विक विस्थापन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से। शॉर्ट में जो क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, एक होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, इंग्लिश में शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन से बोर्ड में हर साल पूछ लिया जाता है कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, या पूछता है कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वीवीआई हो जाता है। तो चलिए हम लोग पार्श्विक विस्थापन जान लिए थे, लेकिन उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं एक बार और कि क्या होता है, और ये भी जान लेते हैं कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। चलिए हम लोग देखते हैं पार्श्विक विस्थापन। हेडिंग क्या था हमारा हेडिंग था पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन शायद उस वाला वीडियो में पार्श्विक थोड़ा मिस्टेक हुआ था, 100 को बाहर लिख दिए थे, इसके अंदर होगा पार्श्विक विस्थापन, याद रखिएगा। तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, क्या किसे कहते हैं? तो पार्श्विक विस्थापन कहते हैं कि जब हम एक कांच के स्लेट से, एक कांच से प्रकाश के किरणों को गुजारते हैं, जब एक कांच के टुकड़े से हम प्रकाश के किरणों को गुजारते हैं तो कांच के दूसरे माध्यम में आपतित किरण को जब ज़बरदस्ती हम बढ़ाते हैं और आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच में जो लंबवत दूरी होती है उसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। जैसे हम बताए थे कि मान लीजिए यह कांच का एक प्लेट है, मान लीजिए यहाँ से आता है, आपतित किरण आती है और इसको जाना चाहिए किस तरह, कल्पना करते हैं तो इसको इस तरह चला जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या हुआ कि ये दूसरा माध्यम में एंट्री किया तो क्या हुआ कि थोड़ा सा झुक गया, और ये आपका होता है अविलंब, ये भी आपका होता है अविलंब, ठीक। तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा अविलंब की ओर झुक गया। लेकिन इसको जाना चाहिए ये इस तरह, लेकिन क्या हुआ कि ये इस तरह नहीं गया। और क्या होता है कि फिर से जैसे कि इस माध्यम से, कांच वाले माध्यम से फिर से हवा वाले माध्यम में आता है, ये आपका हवा है, ये कांच हुआ, झुका थोड़ा सा, फिर से हवा से कांच में जाए, कांच से हवा में जाएगा तो फिर से ये क्या होगा कि अपने पहले वाले स्पीड से चलना स्टार्ट कर देगा। तो मान लीजिए ऐसे जाएगा। तो कहता है ना कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो इसके और इसके बीच में जो लंबवत दूरी होती है, इसी के बीच में जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन इसी को बोलते हैं, ठीक। तो इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो इसका डिफिनीशन क्या दे सकते हैं हम कि जब हम प्रकाश किरणों को एक कांच के प्लेट से गुजारते हैं तो आपतित किरणों को जब हम काल्पनिक रूप से बढ़ाते हैं, और आपतित किरणों का काल्पनिक रूप से जब बढ़ाते हैं तथा कह दे सकते हैं कि निर्गत किरण के बीच की दूरी, आपतित किरण तथा बोल सकते हैं डायरेक्ट कि जब हम प्रकाश के किरणों को एक कांच से गुजारते हैं तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। लंबवत दूरी को भी बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। और ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो लिख लीजिए कि आप लोग हेडिंग बनाइए, यहाँ पर ऐसे स्टार बना कर लिखिए कि यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। उसके नीचे लिख लीजिए यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। और पिछले वीडियो में हम लोग पार्श्विक विस्थापन क्या होता है इसका हेडिंग जो था डिफिनीशन देख लिए थे। अब हम किन किन बातों पर निर्भर करता है इसमें जानते हैं। तो लिखिए यह कांच के मोटाई का सीधे समानुपाती होता है। यह कांच की मोटाई के सीधे समानुपाती होता है।
सिंपल है कि कांच की मोटाई के सीधे समानुपाती होता है। इसका मतलब ये कहता है कि जितना मोटा हम कांच लेंगे उसका विस्थापन जो होगा पार्श्विक विस्थापन उतना ही मोटा होगा। अगर हम कांच को पतला लेते हैं तो उसका बीच में जो पार्श्विक विस्थापन होता है उतना ही पतला होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ जितना मोटा हम कांच लेंगे, ठीक, जितना मोटा एक होता है कि जैसे हम लोग जिस आईने में हम लोग चेहरा देखते हैं तो वो काफ़ी इतना पतला होता है, लगभग आप जानते हैं। लेकिन वही क्या होता है कि हम लोग खिड़कियाँ में जो घर बनती है उसमें जो खिड़कियाँ लगी है तो उसमें देखते हैं कि इतना मोटा आपका शीशा लगा होता है। तो यह कह रहा है कि ये शीशे के मोटाई पर, माने जो कांच होता है उसके मोटाई पर निर्भर करता है। इसका मतलब जितना मोट आपका कांच होगा उतना ही पार्श्विक विस्थापन ज़्यादा होगा। अब ये मान लीजिए कि जितना पतला आपका कांच होगा उतना ही पतला आपका पार्श्विक विस्थापन होगा। अगर ये आपका दुगुना मोटा, थोड़ा और ज़्यादा मोटा होता है तो इसके बीच में पार्श्विक विस्थापन और ज़्यादा होता है। और ये कांच थोड़ा और पतला होता है तो इसके बीच में, और ये तो आपको कांच जो होगा वो मोटाई आप देखेंगे 3D में, लेकिन यहाँ तो 3D है ही नहीं कि दिखा पाएंगे। तो आप इमेजिंग कर लीजिए, जितना मोटा कांच होगा उसका पार्श्विक विस्थापन उतना ज़्यादा होगा, और जितना पतला कांच होगा उसका पार्श्विक विस्थापन उतना ही पतला होगा। माने ये वाला ज़्यादा मोटा होगा तो ज़्यादा चौड़ा होगा, और पतला होगा तो पतला होगा। ये आपका है। तो यही पहला कह रहा है कि ये कांच का सीधे मोटाई का सीधे समानुपाती होता है। और दूसरा जो होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा लिख लीजिएगा, दूसरा नंबर लिख लीजिए, आपका पहला था, और दूसरा नंबर लिख लीजिएगा कि यह आपतन कोण के समानुपाती का, आपतन कोण के सीधे समानुपाती होता है। यह आपतन कोण के सीधे समानुपाती होता है। अब आपतन कोण के सीधे समानुपाती होता है, इसका मतलब क्या कि आपतन कोण जितना ज़्यादा होगा, यही तो आपको आपतन कोण कहता है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उसका पार्श्विक विस्थापन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक। आपतन कोण जितना ज़्यादा होगा उसका पार्श्विक विस्थापन उतना ही ज़्यादा होगा। आपतन कोण मान लीजिए इसको कम कर देते हैं, आपतन कोण को कम कर देते हैं, इसे यहाँ से लेते हैं तो इसका पार्श्विक विस्थापन उतना ही कम होगा। जैसे आपतन कोण यहाँ से मान लीजिए यहाँ से आपका 4 था, यहाँ से यहाँ तक आपका 4 है, लेकिन यहाँ से लिए तो यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 6, तो यहाँ पर जो होगा पार्श्विक विस्थापन थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए इसको यहाँ से, ये पहले वाला आपका जो था पहले वाला, यहाँ से यहाँ 2 और इसको और पतला कर दिए तो ये आपका मान लीजिए 1 माने आपतन कोण का मान 1 है तो पार्श्विक विस्थापन और कम हो जाएगा। आपतन कोण का मान 2 है तो पार्श्विक विस्थापन थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। आपतन कोण का मान 4 है तो पार्श्विक विस्थापन और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो होता है पार्श्विक विस्थापन होता है आपतन कोण का सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण के सीधे समानुपाती होता है। तो ये आपका था। और तीसरा लिख लीजिए, तीसरा लिखिएगा यह परावर्तक पृष्ठ बढ़ाने से बढ़ता है। इसका अपवर्तनांक, यह अपवर्तनांक बढ़ाने से बढ़ जाता, यह अपवर्तनांक बढ़ाने से बढ़ जाता है। यह अपवर्तनांक बढ़ाने से बढ़ जाता है। अब एक आपके बीच में आता है कि अपवर्तनांक होता क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अपवर्तनांक होता, आखिर में अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक बढ़ाने से बढ़ क्या जाता है। इसका मतलब यह कि देखिए ये आपका हवा है, ये यहाँ आपका हवा था, ये आपका कांच है। तो हवा का अपवर्तनांक अलग हो, दूसरा कुछ होता है, और कांच का अपवर्तनांक दूसरा कुछ होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हवा का अपवर्तनांक क्या होता है, कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो ऐसे 5-6 आपको पता होना चाहिए। आपका बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग लिख लीजिए अपवर्तनांक लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर, इसके नीचे लिख लीजिए पहले अपवर्तनांक। तो मान लीजिए यहाँ पर जल हो गया, हवा हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, हीरा हो गया। हीरा का अपवर्तनांक जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। हीरा हो गया, बेंजीन हो गया। तो ये 4 आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और जल में होता है, यहाँ पर निर्वात भी लिख लीजिएगा, निर्वात। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। आपको अपवर्तनांक लगभग 10 से 15 याद करना है, लेकिन आपको अपवर्तनांक बोर्ड एग्जाम में 3 ही पूछा जाता है। और ये जो अपवर्तनांक है काफ़ी वीवीआई होता है आपके बोर्ड एग्जाम से। ये जो अपवर्तनांक है आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी वीवीआई होता है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ सकता है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। चाहे जल का नहीं पूछेगा तो 100% हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है बताइए। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है बताइए। चाहे किस
किसका अपवर्तनांक मैंने किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, चाहे किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ये चीज़ आपको जानना होगा। और सबसे कम अपवर्तनांक कितना होता है ये भी अपवर्तनांक बता दे कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके हेडिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले फिलहाल में जानिए जल का जो अपवर्तनांक होता है पानी का, इसका मतलब जल मन होता है पानी, पानी का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, 1.33 होता है। और हवा का अपवर्तनांक जो होता है 1 होता है, ठीक। हवा में आपका निर्वात का भी वही हो जाएगा, हवा का मतलब निर्वात हो गया, निर्वात में वही होगा 1 ही होगा, और हवा का भी वही होगा, निर्वात का भी वही होगा। हीरा का होगा ये आपका होता है 2.42 हो जाएगा, और बेंजीन का होता है 1.50। तो ये आपका होता है। अब यहाँ पर आपको जल का याद ज़्यादा करना होता है, जल का, हवा का, ये पांचों आपको याद होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम से, ठीक। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है VVI, ये होता है हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अब यही सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का ही होता है। ये पूछता है कि किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको रहेगा जल, कांच माने शीशा, कांच लिखे हैं, कांच भी होगा आपका, चाहे बेंजीन हो गया, निर्वात हो गया, और उसमें हीरा भी आपको देगा, तो लिखेंगे हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपको देगा जल हवा देगा, चाहे निर्वात आपको देगा, तो निर्वात का सबसे कम अपवर्तनांक होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अपवर्तनांक याद करना। तो ये होता है। तो क्या कह रहा है तीसरा पॉइंट, पार्श्विक विस्थापन तीसरा पॉइंट कह रहा था कि यह अपवर्तनांक बढ़ाने से बढ़ता है। इसका मतलब क्या कि मान लीजिए ये आपका हवा है, ठीक, ये आपका हवा है, ये आपका कांच हो गया, तो जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा ये अपने आप में चेंज करते रहेगा। अपवर्तनांक घटेगा तो ये भी घटेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, माने अपवर्तनांक बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, अपवर्तनांक घटाएंगे तो घटेगा, उसके हिसाब से है। अब अपवर्तनांक क्या होता है, तो हर एक माध्यम में अपवर्तनांक अलग अलग होता है। पानी का अलग होगा, आपका कांच का अलग होगा, आपका केरोसिन तेल में अलग होगा, आपका बेंजीन में अलग होगा, हीरा में अलग होगा, ऐसे ऐसे आपका अलग अलग अपवर्तनांक होता है। तो ये आपका था। चौथा लिख लीजिए। और अपवर्तनांक को अभी पढ़ते हैं, काफ़ी डीपली से पढ़ते हैं कि अपवर्तनांक होता क्या है, आखिर में अपवर्तनांक होता क्या है, किसे कहते हैं। तो इससे आपके बोर्ड में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले इसको पहले हम चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर लिख लीजिए। चौथा नंबर जो आपका होगा ये लिख सकते हैं कि यह तरंग दैर्ध्य का सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह तरंग दैर्ध्य के सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब तरंग दैर्ध्य जैसे जैसे होगा, मान लीजिए तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो जो पार्श्विक विस्थापन घटेगा। अगर व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ कि एक चीज़ बढ़ेगा तो एक चीज़ आपका घटेगा, तो क्या होगा कि तरंग दैर्ध्य आपका बढ़ेगा तो पार्श्विक विस्थापन घटेगा, और पार्श्विक विस्थापन घटता है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। तो ऐसे ऐसे है। अब तरंग दैर्ध्य क्या होता है ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके VVI होता है, और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछते हैं, और यहाँ से भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछते हैं। 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछ लिया था, लेकिन हर साल पूछ लिया था, लेकिन कोई 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, मैंने वो चारों क्वेश्चन नहीं पूछता है। मैंने हर साल ये नहीं है कि 4 ही क्वेश्चन इसी में से पूछ लिया जाएगा, मैंने एक कंफर्म होता है कि एक क्वेश्चन दोनों में से, इसमें से अपवर्तनांक से और तरंग दैर्ध्य से एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछ लिया जाता है। तो हमको याद को टोटल क्वेश्चन को करेंगे, ऑब्जेक्टिव किस कैसे पूछेगा उसको भी देखेंगे लास्ट में। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अपवर्तनांक होता क्या है, और ये पूरा जो है पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है ये आप देख लिए। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। अगर पूछेगा किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो ये सब अगर चारों पॉइंट्स लिखते हैं तो ये 5 नंबर हो जाएगा। नहीं तो केवल कहेगा कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो अगर उसका केवल आप देना चाहते हैं केवल पूछेगा तो आपके 2 नंबर का पूछेगा, ठीक। तो चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल में थोड़ा एतबार कर लो। चलिए हम लोग देखते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है, किसे कहते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, यह काफ़ी इजी है, इसका डिफिनीसन एकदम इजी डिफिनीसन है। एक फार्मूला होता है n बराबर होता है C/Cn, और जो C होता है शून्य में प्रकाश का
चाल, और ये जो होता है माध्यम में प्रकाश का चाल। अब बस आप बताइए कि अगर आपको फार्मूला पता है उस हेडिंग का, तो वहाँ उसका डिफिनीसन भी दे सकते हैं, यहीं से डिफिनीसन दे सकते हैं। आप चाहेंगे तो इसका दो से तीन तरीक़े से डिफिनीसन दे सकते हैं। यहाँ से भी डिफिनीसन निकाल सकते हैं कि जब हम प्रकाश से किरणों को, जैसे बोल सकते हैं कि जब हम प्रकाश से किरण शून्य में प्रकाश के किरणों का चाल, माने शून्य में प्रकाश का चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। क्या? शून्य में प्रकाश का चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल के अपवर्तनांक को ही हम लोग क्या करते हैं? अनुपात को ही हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। बट्टा माने होता है अनुपात, माने 1/2, इसका मतलब 1:2 होता है। 1/2 माने 1:2। इसका मतलब क्या कि शून्य में प्रकाश के चाल तथा माध्यम में प्रकाश के चाल। माध्यम माने यहाँ पर आपको अलग अलग माध्यम में हो जाएगा। शून्य माने आपका दूसरा माध्यम होगा ये। तो बोलेंगे सिंपल में एक और डिफिनीशन देख सकते हैं क्या, कि एक माध्यम में प्रकाश के चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात को ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। माने एक माध्यम में अपवर्तनांक के चाल, एक माध्यम में प्रकाश के चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। इसका मतलब क्या कि हवा में एक माध्यम और दूसरे माध्यम का मतलब क्या कह रहा है? हवा मान लीजिए पानी, तो जानते हैं कि हवा में आपका अपवर्तनांक दूसरा कुछ होता है। पानी में आपका हवा का अपवर्तनांक क्या होता है? 1 होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है आपका? 1.33 होता है। वैसे आपका मान लीजिए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। वैसे मान लीजिए बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? बेंजीन का 1/550 होता है। अगर मान लीजिए जैसे आपका आ गया किरोसिन, आपका हो गया बर्फ़ का अपवर्तन कितना? 1.32 होता है। तो ऐसे ऐसे आपका होता है। तो यह कह रहा है कि एक माध्यम में अपवर्तनांक, माने एक माध्यम में प्रकाश के चाल तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक के चाल के एक माध्यम में प्रकाश के चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को, माने बटा के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। चाहे ये एक और डिफिनीशन दे सकते हैं कि अपवर्तनांक, किसी माध्यम में अपवर्तनांक वह संख्या होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक वह संख्या होता है जो यह बताता है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम में प्रकाश का चाल दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। आप लोग प्लीज़ हेडिंग डालिए अपवर्तनांक और लिखिए। आप लोग हेडिंग डालिए अपवर्तनांक और लिखिए, हम आपको लिखवाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे। इसको भी चाहेंगे तो ये भी हेडिंग लिख सकते हैं, या हम जो बोल रहे हैं वो भी लिख लीजिए, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपवर्तनांक लिखिए, अपवर्तनांक वह संख्या होता है, अपवर्तनांक वह संख्या होता है, अपवर्तनांक वह संख्या होता है जो यह बताता है, जो यह बताता है, जो यह बताता है कि एक माध्यम में प्रकाश के चाल, कि एक माध्यम में प्रकाश के चाल, कि एक माध्यम में प्रकाश के चाल दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल से, दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, कितना ज़्यादा या कितना कम है, कितना ज़्यादा या कितना कम है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, आप लिख लीजिए। प्रकाश अपवर्तनांक वह संख्या होता है, अपवर्तनांक वह संख्या होता है जो यह बताता है कि एक माध्यम में प्रकाश का चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल से कितना कम है या कितना ज़्यादा है, कितना कम है या कितना ज़्यादा है। और चाहेंगे तो आप लोग दूसरा में या में करके एक और डिफिनीशन लिख सकते हैं। यह वाला ये काफ़ी हल्का है, इजी है। क्या कह सकते हैं कि शून्य में प्रकाश के चाल, शून्य में प्रकाश के चाल तथा माध्यम में प्रकाश के चाल, माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं, के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं, के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। क्या होता है? n बराबर सी बटा सी एन। n बराबर क्या होता है? सी बटा सी एन। अब हम कहाँ लिए? शून्य में कहाँ लिए हैं? यहाँ पर दूसरा को हो सकता है। शून्य इसलिए लिए हैं कि शून्य में प्रकाश काल, यहाँ पर जो होता है सबसे कम जो प्रकाश के अपवर्तनांक होता है, सबसे जो कम अपवर्तनांक होता है वह होता है हवा का या निर्वात का। शून्य माने निर्वात मान लीजिए, हवा मान लीजिए। तो जो होता है कि यहाँ पर जो निर्वात का प्रकाश जो होता है, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का चाल आपका होता है यहाँ पर मान लीजिए n,
बटा सी है, तो सी क्या शून्य में प्रकाश का चाल, माने निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है 3 लाख होता है। ठीक, आपका 3 लाख हो गया। और दूसरे माध्यम में आप मान लीजिए किस में, तो आप चलिए कांच में, माने शीशा में जो होता है वो आपका होता है 2 लाख होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 5 जीरो से 5 जीरो कटा, और 3/2 है, तो 3/2 है तो कटेगा तो क्या होगा 1.5 होगा, इतना होगा ना। तो हम क्या लिखवाए थे पहला हेडिंग में कि प्रकाश का अपवर्तनांक वह संख्या होता है जो यह बताता है कि एक माध्यम में प्रकाश का चाल दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो होता है निर्वात में प्रकाश के चाल जो होता है कांच में प्रकाश के चाल से 1.5 गुना अधिक होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपका होता है, ऐसे कर सकते हैं। तो वही बताता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का चाल कितना ज़्यादा होता है या कितना कम होता है, यही बताता है अपवर्तनांक। और इस एक बार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पहुंच जाता है कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है। तो सबसे कम से कम अपवर्तनांक किसका हो सकता है, कितना हो सकता है, कम से कम अपवर्तनांक कितना हो सकता है 1 हो सकता है। कैसे, तो आप जानते हैं कि मान लीजिए ये तो आपका कितना है निर्वात का, और निर्वात का ही सबसे ज़्यादा होता है, निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे तेज ज़्यादा होता है, कितना होता है 3 लाख। निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है 3 लाख। और मान लीजिए फिर से निर्वात में दूसरा माध्यम में भी निर्वात ही लेते हैं, मान लीजिए पहला माध्यम में निर्वात लिया, दूसरे माध्यम में भी आपको क्या निर्वात लेते हैं, तो क्या होगा 3 लाख होगा मान लीजिए। तो ये 5 जीरो से 5 जीरो कटा और 3 से 3 कटा, कितना बचा 1। तो आप कह सकते हैं सिंपल में कि सबसे कम अपवर्तनांक होता है, सबसे कम जो अपवर्तनांक कहता है, कम से कम अपवर्तनांक 1 होता है, उससे कम नहीं होगा। तो ये ऐसे पॉइंट्स बन सकते हैं। तो लिखिए अपवर्तनांक लिख लिया है, ये आपका दो आप डिफिनेशन भी लिख लिए, और ये आपका जो है फॉर्मूला भी लिख लिए। अब नीचे पॉइंट्स स्टार बना के लिखिए कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो लिख लीजिए हीरा का, ऐसे पॉइंट्स बना लीजिए। पहला में लिखिए कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, लिख लीजिए हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अब इक्वल टू में लिख लीजिए कितना 2.42। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर VVI कर लीजिएगा, कितना होता है 2.24 होता है। और VVI कर लीजिए, इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछ लिया गया है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ऐसे नहीं पूछेगा तो पूछ लेता है कि किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। आपका ऑप्शन रहेगा पानी, कांच, हीरा, बेंजीन, ऐसे आपके बहुत सारे इजी मिलेगा। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। लिखिए सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, ये लिखिए। दूसरा में लिखिए सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, चाहे किस पदार्थ का होता है ऐसे लिख सकते हैं। सबसे कम अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है, तो लिखिएगा सबसे कम अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है। तो आप बोल सकते हैं कि आपका हवा का, जो हवा का होता है, हवा का जो होता है, या निर्वात में लिख सकते निर्वात का, तो हवा का जो होता है 1 होता है, 1 होता है हवा का 1। तो याद रखिएगा कि हवा का या निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है 1 होता है। ये भी VVI आपके बोर्ड में हर साल पूछ लिया जाता है। अब लिखिए आप लोग बता दीजिए कि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, ये याद रखिएगा, ये भी आपका VVI है। चाहे आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम पूछ लेता है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 1.33। तो ये सब याद रखना है। और तीसरा लिख सकते हैं कि सबसे कम अपवर्तनांक का मान 1 होता है, सबसे कम अपवर्तनांक का मान 1 होता है, 1 से ज़्यादा कम होना ही होगा, 1 से ज़्यादा होगा लेकिन 1 से कम नहीं होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं कि कम से कम किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक 1 होता है, कम से कम किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक 1 होता है। चौथा लिख सकते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है वह मात्रकहीन होता है। चौथा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चौथा जो लिखिएगा वो लिखिएगा कि जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक मात्रकहीन होता है। मात्रकहीन माने जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल है, उसको क्या कहते हैं मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। क्षेत्रफल होता है उसको मीटर स्क्वायर में, चाहे हम बोलते हैं कि 1 चावल दीजिए, तो क्या बोलते हैं, चावल जो बोलते थे कैसे बोलते हैं, 1 kg दे दीजिए, kg लगाते हैं, उसी को मात्रक बोलते हैं, kg को ही मात्रक बोलते हैं। जैसे मीटर हो गया आपका, जो होगा दूरी का होता है मीटर, ऐसे ऐसे आपका होता है। तो ऐसे आपको जो है इसको बोलते हैं मात्रक। तो इसमें जो होता है ये मात्रकहीन होता है, माने इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो लिख लीजिए चौथा में क्या लिखिएगा कि अपवर्तनांक मात्रकहीन होता है।
अपवर्तनांक मात्रकहीन होता है। ऐसे ही आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इसमें से कौन मात्रकहीन पदार्थ है, इसमें से कौन मात्रकहीन पदार्थ है। चाहे इसमें डायरेक्ट लिख सकता है कि इसमें से कौन मात्रकहीन है, इसमें से कौन मात्रकहीन है। आपके बोर्ड में आ जाएगा क्वेश्चन कि इसमें से कौन मात्रकहीन है। आपका पहला ऑप्शन आएगा क्या कि आ सकता है कि आपका पार्श्विक विस्थापन। दूसरा से प्रकाश आ सकता है, दूसरा दूरी आ सकता है, चौथा आपका चाल आ सकता है। बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं। और पांचवा में आपका रहेगा अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक मार दीजिएगा क्योंकि अपवर्तनांक होता है वो मात्रकहीन होता है। मान लीजिए प्रकाश का होता है तो प्रकाश की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, आपका मीटर हो जाएगा शायद। और दूरी ये भी आपका मीटर, 4 ये भी आपका मीटर है। माने सबका ये आपका होता है मात्रक होता है, लेकिन आपका जो है अपवर्तनांक का क्या मात्रकहीन होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये था आपका अपवर्तनांक। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपवर्तनांक आपको पता चल गया होगा किसे कहते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, एक माध्यम में प्रकाश के चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। चाहे ये भी बोल देते हैं कि अपवर्तनांक वह संख्या है जो यह बताता है कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, हम आपको यही बता दिए थे। मान लीजिए कि हम लोग एक बार निर्वात में लेते हैं, हवा में प्रकाश का चाल कितना हो गया, 3 लाख हो गया। और एक बार ले लिए हम लोग किसमें, कांच में। तो कांच में यहाँ पर क्या होता है आपका 2 लाख होता है। तो 2 लाख होता है तो 5 0 से 5 0 कट गया, 3/2 बचा। तो 3/2 बचा तो 1.5 आपका आंसर आया। तो बोलेंगे कि जो होता है ये जो होता है क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या था, बोलेंगे कि हवा में प्रकाश के चाल निर्वात में प्रकाश के चाल से 1.5 गुना अधिक है चाहे कम हो, यही बताता है। तो क्या बोलेंगे 1.5 गुना अधिक है। तो ये आपका था अपवर्तनांक। चलिए हम लोग और जो आपका चौथा पॉइंट हमको एक आया था तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है तरंग दैर्ध्य से। चलिए इस जो पढ़ा है अपवर्तनांक से, तो कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ क्वेश्चन कराते हैं। तो लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। आपका जो ऑप्शन रहेगा वो दे देगा। पहला 1, दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो दे देगा 1.33, जो तीसरा ऑप्शन है वो दे देगा आपका 2.42, और जो आपका चौथा ऑप्शन है वो दे देगा नॉन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग करते हैं क्या है कि दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपका, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सबसे ज़्यादा किस पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। आपका क्वेश्चन ऑप्शन है, और जो आपका ऑप्शन है वो क्या क्या दे सकता है। आपका ऑप्शन दे सकता है ए में पानी, बी में आपका दे सकता है हीरा, सी में आपका दे सकता है आपका कांच, और डी में आपका दे सकता है आपका मान लीजिए सी में आपका दे सकता है क्या, बेंजीन, और डी में आपका दे सकता है आपका नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे चैप्टर से जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे इंपॉर्टेंट होंगे, सारे क्वेश्चन को कराएंगे हम। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट्स कीजिए कि क्या होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
एक और क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ये जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। आपका ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन आएगा आपके सामने, पहला 1, दूसरा जो आपका ऑप्शन आएगा 2, तीसरा जो आपका ऑप्शन आएगा 3, चौथा जो आपका ऑप्शन आएगा नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम पूछेगा इससे संबंधित सारे क्वेश्चन को देखते हैं। ये हो गया। एक और क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्या पूछ सकता है कि क्वेश्चन निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका दे जाएगा, पहला 3 लाख, दूसरा आपको दे देगा ऑप्शन 2 लाख, तीसरा जो आपको ऑप्शन दे देगा सी में वो दे देगा 4 लाख, और जो आपका चौथा ऑप्शन है डी में वो दे देगा नॉन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि जो प्रकाश का चाल होता है निर्वात में कितना होता है, कितना होता है। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और भी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है सबसे। अब एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में वीवीआई बन सकता है, लिखिए, सबसे कम अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है। आपका ऑप्शन में रहेगा क्या कि पानी, दूसरा में आपका ऑप्शन रहेगा हवा, तीसरा आपका ऑप्शन रहेगा हीरा, चौथा आपका ऑप्शन रहेगा नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट्स कीजिए। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट्स कीजिए। इसको हम बता चुके हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और आगे हम लोग एक पॉइंट्स मिला था, क्या पॉइंट्स हमको बीच में एक आ गया था कि तरंग दैर्घ्य। मैंने हम लोग पार्श्विक विस्थापन में देख रहे थे, पार्श्विक विस्थापन में हम लोग एक पॉइंट्स देखे थे कि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है, पार्श्विक विस्थापन में जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सीधे पार्श्विक विस्थापन में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। माने किसी पदार्थ किसी रंग का तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा पार्श्विक विस्थापन उतना ही कम होगा, और किसी रंग का पार्श्विक विस्थापन जितना ही, किसी रंग का तरंग दैर्घ्य जितना ही कम होगा उसमें पार्श्विक विस्थापन उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये आपका था। तो चलिए पहले देखते हैं कि तरंग दैर्घ्य होता क्या है। तरंग दैर्घ्य जब का है, तरंग दैर्घ्य यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और एकदम 100% पूछा जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तरंग दैर्घ्य, चलिए हम लोग देखते हैं कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है, चाहे किसी भी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। और जो पॉइंट्स है वो ये आपके डायरेक्ट यहाँ पर पूछते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर कि क्या कि बताइए कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किस पदार्थ का होता है, चाहे किस रंग का होता है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, चाहे सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में ज़्यादातर पूछते हैं। ठीक, तो ये आपका था आपका तरंग दैर्घ्य। तो ये जानना काफ़ी ज़्यादा था। अच्छा, ये पूछ सकता है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। आपका
पीला रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, आपका बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, ये भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसके लिए सब जितना भी तरंग दैर्घ्य का जितना भी वैल्यू है उसको बता देते हैं। तो जो पहला है आपका आता है बैंगनी, मान लीजिए बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, लास्ट में आएगा आपका लाल। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है और कितना कितना होता है तरंग दैर्घ्य कितना कितना होता है। ये आपका रंग हो गया और इस यहाँ पर आपको तरंग दैर्घ्य बता देता है, तरंग दैर्घ्य कितना कितना होता है। तो जो बैंगनी का तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। जो जामुनी का तरंग दैर्घ्य होता है वो आपका होता है 4500 तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। और जो नीला का तरंग दैर्घ्य होता है वह होता है 4800 तरंग दैर्घ्य। और जो हरा का तरंग दैर्घ्य होता है वो आपका होता है यहाँ पर 5400 तरंग दैर्घ्य, 5400 तरंग दैर्घ्य होता है। एंगस्ट्रॉम होता है, सॉरी एंगस्ट्रॉम होता है। वो आपसे बता दें कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है। याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एंगस्ट्रॉम का चिन्ह है। एक पर क्या हो जाएगा, ए पर, ये 0 का, इसका मतलब एंगस्ट्रॉम होता है। ये आपका हो गया। और पीला का जो होता है वो आपका होता है यहाँ पर 5800 शायद होता है, 5800 एंगस्ट्रॉम होता है। और नारंगी का जो होता है 6000 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो लाल का होता है 6900 से आपका 6900 एंगस्ट्रॉम से आपका होता है 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 6900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 तक के एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो ये आपका होता है रंग का आपका तरंग दैर्घ्य हो जो होता है। तो अब बताइए कि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100% हर साल बनते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा पहला वाला, या लास्ट वाला क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, किस रंग का होता है। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, तो देखेंगे कि आपका 75 तक सकता है। तो लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, तो कहेंगे बैंगनी रंग के। तो यहाँ से आपके बोर्ड में 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये इसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में हर साल पूछ लिया जाता है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। चाहे सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो बोलेंगे लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो बोलेंगे बैंगनी रंग का। अब आपसे बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछ जाता है कि बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये क्यों होता है। तो इसमें बैंगनी रंग का सॉरी ऐसे आपका बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि बैंगनी रंग का जो होता है वो क्यों सबसे ज़्यादा विचलित होता है। बैंगनी रंग क्यों सबसे ज़्यादा विचलित क्यों होता है, माने वो जिसको आकाश में छोड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। वो अपने जो रंग होता है वो अपने विधि में तुरंत विचलित हो जाता है। तो उस विचलित होने का कारण यह है कि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ऐसे आपके बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम क्यों होता है, सॉरी कम होता है। तो जो विचलन होने के कारण इस विचलन क्यों होता है, तो क्या होता है, इसलिए ज़्यादा विचलन होता है कि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। इसमें विचलन की प्रक्रिया क्या होता है कि सबसे ज़्यादा होता है, विचलन का प्रक्रिया होता ही नहीं, एकदम कम होता है। इसके कारण क्या है कि लाल रंग का विचलन सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। अब आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछ जाता है शॉर्ट में कि बताइए, यहाँ से वीवीआई क्वेश्चन है कि जब हम रेलगाड़ी में रेड सिग्नल क्यों दिया जाता है। जो रेलगाड़ी होता है उसको हम लोग को रोकने के लिए रेड सिग्नल का क्यों, मैंने लाल रंग क्यों हम लोग ज़्यादा दिखाते हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बोल सकते हैं इसलिए क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और वो काफ़ी दूर तक दिखाई देता है और वो जल्दी से विचलित नहीं होता। मैंने देखेंगे तो लाल रंग बहुत ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है। वो जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है वो अपने क्या होता है कि विचलित नहीं होता। विचलित मानो क्या होता है, फैल जाना, फैलता नहीं है, इसीलिए वो उसको प्रयोग ज़्यादातर करते हैं लाल रंग का। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनता है। और ये था आपका तरंग दैर्घ्य, और ये आपको पॉइंट्स याद रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये आपका था तरंग दैर्घ्य। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको तरंग दैर्घ्य भी पता चल गया होगा। और ये जो है ना आपका रंग, इसको अब अभी और पढ़ना है, प्रीज में काफ़ी बढ़िया से पढ़ना है।
प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म किसे कहते हैं, उसे काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ना है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा देर का नहीं बना है, तो क्या करते हैं कि प्रिज्म को भी देख लेते हैं कि प्रिज्म किसे कहते हैं, और जो होता है प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणों गुजारते हैं तो क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रिज्म क्या होता है। और प्रिज्म से संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रिज्म क्या होता है, चाहे क्या होता है कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, चाहे पूछ लेता है कि वर्ण विक्षेपण क्या है। तो ऐसे ऐसे करके ये जितना भी आपका क्वेश्चन था ये पूरा प्रिज्म से संबंधित है। और प्रिज्म जो होता है आपको डायरेक्ट प्रिज्म बना देते हैं। प्रिज्म डाल लीजिए हेडिंग, प्रिज्म हेडिंग डाल लीजिए। प्रिज्म जो होता है आपका ऐसे होता है, बताते हैं आपका ऐसे ही होता है। ऐसा है, आपको 3D में शायद नहीं दिखता होगा, आपका 3D में शायद नहीं दिखाई देता होगा। अगर देखा जाए तो प्रिज्म शायद इसी पर इतने ऐसे ही होता है। देखिए हमको आपको 3D में दिखाना चाहते हैं। 3D में इसलिए दिखाना चाहते हैं कि ये प्रिज्म का डिफिनीशन जो होता है यहीं से आप निकालेंगे। कहेंगे कि एक ऐसा कांच का टुकड़ा, बोल देंगे एक ऐसा कांच का टुकड़ा जिससे प्रकाश, माने कांच का एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 5 सतहों से घिरे होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। कांच का एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, कांच का एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसे हम 5 सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म होता है 5 सतह, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। या सिंपल में कह सकते हैं कि ये 5 सतहों से घिरा होता है। कैसे 5 सतहों से घिरा होता है, तो ये आपका एक सतह हो गया, ठीक, ये वाला पार्ट हम बता रहे हैं, और ये आपका दूसरा सतह हो गया, और ये आपका तीसरा सतह हो गया, और ये जो इसका ऊपर वाला चौथा होगा, नहीं उसका पीछे वाला क्या हो गया, 5वां हो गया। मुझे देखिए 3D में होगा तभी आपको समझा पाएंगे अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखेंगे कि ये उभरा हुआ सतह है, एक सतह उभरा हुआ यहाँ पर 3D में बना है। यहाँ पर एक आपका ये वाला हो गया, देखिए अब गाँठ दे रहा है, ये वाला आपका एक हो गया सतह, और ये आपका दूसरा सतह हो गया, और इसी हिसाब से ये वाला तीसरा आपका सतह हो जाएगा, तीसरा सतह, और नीचे वाला आपका चौथा सतह हो जाएगा, और इसके पीछे जो पीछे बन रहा है, यहाँ पर जो बन रहा है यहाँ पर, वो आपका 5वां सतह हो गया। तो प्रिज्म का डिफिनेशन देना चाहते हैं तो ये सिंपल में ये दे सकते हैं कि कांच का एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, प्रिज्म एक कांच का ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो 5 सतहों से घिरा होता है। यही इसका डिफिनीशन हो जाएगा, सिंपल में एकदम सिंपल होता है। देखिए हम आपसे बताए थे कि कोई भी डिफिनीशन हम आपको लिखाएंगे वह डायग्राम द्वारा हमको बताएंगे। पार्श्विक विस्थापन बताए तो वही डायग्राम द्वारा भी आपको बताए हैं। जो अपवर्तनांक है वो भी आपको बता दिए, समझा दिए कैसे कि अपवर्तनांक का मतलब होता क्या है। अपवर्तनांक आप जैसे आपके दिमाग में आया तो वो मतलब यह है कि हर एक पदार्थ में अलग अलग अपवर्तनांक होता है। जैसे पानी का अपवर्तनांक अलग होता है, जल का अपवर्तनांक, पानी जल एक ही होता है, और निर्वात का अपवर्तनांक अलग होता है, हवा का अपवर्तनांक अलग होता है, हीरा में अपवर्तनांक अलग होता है, केरोसिन तेल में अपवर्तनांक अलग होता है, बल्ब में अपवर्तनांक अलग होता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग अपवर्तनांक होता है। तो अपवर्तनांक का डिफिनेशन क्या निकल के आ रहा है कि अपवर्तनांक वह संख्या है जो यह बताता है कि एक माध्यम में प्रकाश के चाल दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, यह बोल सकते हैं। या ये डिफिनीशन बोल सकते हैं कि शून्य में प्रकाश के चाल, शून्य मतलब क्या हो जाएगा कि शून्य माने एक समझ निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश के चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो देखिए जिस हेडिंग का डायग्राम नहीं होता है उसका हम लोग वहाँ से उसके फार्मूला से हम क्वेश्चन को निकालेंगे। उसके फार्मूला से क्या था, अपवर्तनांक n बराबर था आपका C/Cn। ये आपका क्या था, शून्य में, मैंने शून्य मैंने C मैंने आपका शून्य में आपका था, C मैंने प्रकाश में, निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल तथा अन्य वस्तु में प्रकाश के चाल के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग जैसे प्रिज्म हेडिंग डाल के लिख लीजिए, प्रिज्म हेडिंग डाल के लिख लीजिए। 1 मिनट आपको चाहेंगे तो हम 3D में बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। थ्री बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। देखिए ये जो होता है ये आपका एक सतह हो गया, ये आपका 2 सतह हो गया,
और ये आपका तीसरा हो गया, ये जो ऊपर वाला है चौथा हो गया, उसके पीछे वाला क्या है पांचवा चौथा हो गया। तो क्या बोलेंगे कि कांच का एक ऐसा पारदर्शिक माध्यम जो 5 सतहों से घिरा होता है उसी को प्रिज्म कहते हैं। या प्रिज्म पहले बोलते हैं क्या कि प्रिज्म उसे कहते हैं जो कांच का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो 5 सतहों से घिरा होता है। माने पारदर्शिक माध्यम होता है जिससे कोई प्रकाश किरण पार कर जाए, पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म जो होता है एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसे प्रकाश किरण पार कर जाए। तो क्या बोलेंगे कि कांच का एक ऐसा पारदर्शिक माध्यम जो 5 सतहों से घिरा होता है उसी को बोलते हैं प्रिज्म। हेडिंग लिख लीजिए, उसमें लिखिए क्या डिफिनेशन लिखिए कि कांच का एक ऐसा पारदर्शिक माध्यम जो 5 सतहों से घिरा होता है, जो 5 बंद सतहों से, बंद बोल सकते हैं, बंद ये कहीं से खुला हुआ नहीं है, बंद सतहों से घिरा होता है उसी को प्रिज्म कहते हैं। और जैसे हम लोग जैसे हम प्रिज्म से यहाँ से प्रकाश की किरणों गुजारते हैं, तो यहाँ से जैसे हम प्रकाश की किरणों गुजारते हैं ना, तो ये जैसे निकलता है तो निकलते हुए क्या होता है ना कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। आप सब बता दें कि जैसे निकलता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7। 1 2 3 4 5 6, ये अगर नीचे कर देते हैं 7। अब ये जो होता है कौन कौन होगा, यहाँ से जो प्रकाश से किरण गुजारे तो ये जो बाहर निकला 7 रंगों में विभक्त हो गया। तो ऐसे ही आपके प्रिज्म होता है, जब प्रकाश किरण गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त होता है। और जो रंग होता है वो आपको होता है, ये जो होता है वैगनीला ट्रिक लिखे हैं। ये जो सबसे नीचे वाला होता है वो होता है बैगनी, उसके बाद जामुनी होता है, उसके बाद नारंगी नीला होता है, उसके बाद हरा होता है, उसके बाद पीला होता है, नारंगी होता है, लाल होता है। अब लाल सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि लाल का जो विचलन है का सबसे कम है। आप देखेंगे तो ये जो इसके बीच में एंगल बन रहा है सबसे ज़्यादा ये वाला झुका है, ये बैगनी वाला झुका है। क्यों झुका है? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, इसीलिए सबसे ज़्यादा झुका है। और लाल वाला देखेंगे तो सीधे निकल गया है, यहाँ पर जो प्रकाश का चाल जा रहा है तो लाल वाला सीधे निकल गया। क्यों निकल गया सीधे? क्योंकि उसमें जो उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है वो ज़्यादा विचलित नहीं होता है। और देखेंगे तो ये वाला जो है बैगनी वाला सबसे ज़्यादा विचलित हुआ है, नीचे बस तुरंत यहाँ से झुक गया है, तो इसका तरंग दैर्घ्य इसलिए कम होता है। कम होने के कारण ये सबसे ज़्यादा विचलित हो जाता है। तो ये आपका था। और बोल सकते ये सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह बन सकता है कि प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो सबसे ऊपर वाला रंग कौन सा होता है? तो बोलेंगे लाल। सबसे ऊपर वाला रंग लाल ही होता है, सबसे नीचे वाला बैगनी होता है। तो ऐसे ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे ज़्यादा तो ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है। अब एक आप 2 क्वेश्चन लिख लीजिएगा, काफ़ी VVI क्वेश्चन होता है, वो देख लेते हैं। और प्रिज्म में जो पढ़ रहे हैं ये आपको फिलहाल में लिखवा दिए, कल इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपसे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा। तो इसको आप लोग कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको बता भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर दे रहे हैं कि आप बनाने की कोशिश करेंगे। VVI है सबसे ज़्यादा किस रंग का तरंग दैर्घ्य होता है? आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है? आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है पहला बैगनी, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा ऑप्शन है पीला, चौथा ऑप्शन है लाल। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वो भी काफ़ी VVI है। फिर से एक VVI क्वेश्चन एक और लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा VVI होता है आपके प्रिज्म से। क्या है क्वेश्चन? यह है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस
रंग का होता है? किस रंग का होता है? आपका सामने ऑप्शन रहेगा ये कि ऑप्शन में ए देगा आपका लाल, दूसरा आपका दे देगा क्या जामुनी, ये आपका बी नंबर है जामुनी, तीसरा आपका ऑप्शन दे देगा नीला और चौथा आपका ऑप्शन दे देगा डी बैगनी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और आपसे बता दें कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो फिर से हम अगले वीडियो में मिलते हैं। काफ़ी शानदार तरीके से नए तरीके से हम पढ़ेंगे और हर एक हेडिंग को हम लोग यहीं पर याद करके जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को आप लोग देखे होंगे। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।